वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस देखा था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट वर्क, फ्लो एनर्जी, इन सब चीज़ों को समझा था। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन CFEE को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको हम लोग डिफरेंट प्रोसेस पे वेरियस डिवाइसेस के लिए इसको हम अप्लाई करेंगे और जो भी फॉर्मूलाज बनेंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज AS के मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। फिर बाद में आप लोग इसको भूल जाएंगे। सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि पूरा कोर्स बन रहा है थर्मोडायनामिक्स का, तो भैया एक एक वीडियो, यही वीडियो तो है नहीं, इसके बाद भी आप लोगों को ढेर सारी चीज़ें इसमें जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और पूरे अच्छे लेवल पे समझने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लाइक तो करिएगा ही, इसको ऐड कर लीजिएगा प्लेलिस्ट को पूरा, ठीक है, ताकि आपको एक एक करके सारे वीडियो आप देख सकें। चलिए आप बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशंस SFEE। अगर पिछले वीडियो को आप लोग नहीं देखा जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्लो वर्क एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है ताकि तभी जाके आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आप इसको समझिए, इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि ये मेरा इंटरेस्ट है, इस पर हम लोग काम करने वाले हैं। ये मेरा घर है, ये घर है यानी कि जो भी मेरा जिस पे मैं स्टडी करने जा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम जिसको कह सकते हो कि ये मेरा इंटरेस्ट का एरिया है जिस पे मैं स्टडी करूँगा। ये रास्ता यहाँ से तुम आ सकते हो और यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। अब आ कौन रहा है भाई? तो कोई भी आ सकता है, गैस आ सकता है, कोई भी आ सकता है, जिसको आने का मन करे वो आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक जो गैस है, एक फ्लूइड है, फ्लूइड का टुकड़ा है, एक पार्टिकल है, वो अंदर आना चाहता है। अंदर आएगा तो भैया यहाँ पे कुछ प्रेशर भी पहले से है, तो इसका ये जो अंदर आएगा, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल है या एक टुकड़ा है, कुछ है, वो अंदर जाना चाहिए। यहाँ पे एक बंदा है, तुम आ रहे हो, लाइन से ढेर सारे लोग हैं, आ रहे हो, तो यहाँ पे प्रेशर होगा, धक्का मुक्की होगा, क्योंकि मेरा घर है तो भैया मेरा घर है भाई, मेरा घर है तो लाइन लगा हुआ है लोगों का आने का, तो धक्का मुक्की हो रहा है, तो धक्का मुक्की हो रहा है तो पीछे वाला आदमी इसको धक्का देकर अंदर धकेल देगा, अंदर धकेल देगा। तो ये अंदर अगर आ गया तो अंदर इसके पास अपना एनर्जी तो है ही है, अपना एनर्जी तो ले के आया होगा ना। साथ ही साथ इसको धक्का मिला के लड़खड़ाते हुए मेरे घर के अंदर घुसेगा, ये लड़खड़ाते हुए घर के अंदर घुसेगा, तो इसके पास अपना एनर्जी तो था ही था। पीछे वाला जिसने आदमी ने धक्का दिया उसने अपना एनर्जी भी इसको दे दिया, नहीं दिया, अरे वो खाया पिया था, इसको धक्का दे दिया, तो ये जो लड़खड़ा के कांटे एनर्जी लेके आया तो किसका एनर्जी था? बाहर वाले एनर्जी आदमी का ना। तो एक आदमी जो अंदर से अभी घुसा भी नहीं है, उसने भी, इसका भी एनर्जी यहाँ पे आ गया हमारे कंट्रोल वॉल्यूम में, ठीक है। तो यही किस्सा होने वाला। और इसी चीज़ को मैंने एंथैल्पी करके समझाया था कि बार बार जो मोलर एनालिसिस कर रहे थे उनको एक टर्म मिल रहा था U+PV, और उसी को उन्होंने एंथैल्पी कह दिया, ठीक है। एंथैल्पी क्या है? तो अपना एनर्जी तो इसके पास है ही है, लेकिन बाहर जो प्रेशर है, ठीक है, उसके कारण भी एक बर्डन हो जा रहा है, जिससे कारण एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे सिस्टम में आ जा रहा है। उसी दोनों को सम को हम लोग उसका एंथैल्पी कहते हैं कि वो एंथैल्पी लेके आ रहा है। वो एंटी एनर्जी कहेंगे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास अपना एनर्जी नहीं, वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आ रहा है बाहर से, इसलिए हम उसका एंथैल्पी के रूप में उसको डिफाइन करते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, उसको वहाँ भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आ रहा है, यहाँ पे इस लेवल पे जो प्रेशर वो P1 है। जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम को पिछला वीडियो में मैंने समझाया है कि भैया स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, तो यूनिट मास का वॉल्यूम को हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो गैस का एक टुकड़ा ले रहा है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 है। उसके पास एंथैल्पी भी है जो कि H1 है, ठीक है। उसका इंटरनल एनर्जी है, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी यानी कि यूनिट मास की मैं बात ही कर रहा हूँ सारा, वो U1 है। हीट कैपेसिटी की बात करें तो वो C1 है, ठीक है, और एक Z1 भी है। अब क्या है भाई, क्या है सारी चीज़ें हम लोग जाने। Z क्या है भाई? तो उसका हाइट है, किस लेवल पर वो घुस रहा है, ठीक है। पोटेंशियल जी भाई जो आप इक्वेशन लगाते हो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कहाँ पे भाई, तो आप लोगों ने फ्लूइड में पढ़ा होगा, ठीक है, बर्नौली में, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग हाइट रखते हो ना mgh करके। तो अगर किसी हाइट पे एनर्जी इनपुट हो रहा है तो भैया उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी भी रहेगा ना, तो उसी के लिए Z वाला टर्म मैं ले रहा हूँ। अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो Z को 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से निकल रहा है तो सेम चीज़ यहाँ पे 2 सब जगह लिख लेंगे, P2 V2 H2 U2 C2 Z2, इस प्रकार से हम लिख लेंगे, ठीक है। और मैं पूरा एनालिसिस के लिए कर रहा हूँ भाई, तो यूनिट मास के लिए, यानी कि यूनिट मास पे जो एनालिसिस करें वो सारा मास के लिए होगा। इसके अलावा यहाँ से घुसा, यहाँ से निकलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मैं लेके एक पंखा लेके मथ रहा हूँ, उसको मथनी लेके मथ रहा हूँ। इसका कहने का मतलब है कि मैं बाहर से उस पर एनर्जी दे रहा हूँ उसको, ठीक है, बाहर से मोटर लगा के उसको घुमा रहा हूँ और ज़्यादा एनर्जी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं
यहाँ पे मैं पर केजी के लिए W किलो जूल की एनर्जी दे रहा हूँ। कंट्रोल वॉल्यूम का ये CV लिखा हुआ है WCV, यानी कंट्रोल वॉल्यूम को इतना बर्डन दिया जा रहा है बाहर से, ठीक है। इसके साथ साथ भाई यूनिट मास के लिए, पर केजी मास के लिए मैं Q किलो जूल का हीट भी दे रहा हूँ, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में सब चीज़ है, ठीक है भाई। जो आ रहा है जा रहा है वो सब चीज़ें तो है ही है, साथ ही साथ यहाँ पे वर्क भी दिया जा रहा है सिस्टम को, हीट भी दिया जा रहा है सिस्टम को, सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए एनर्जी हम लगाते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन लगाने से पहले कुछ एजम्पशंस है उसको भी देख लीजिए। सबसे पहले तो ये फ्लो स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो यानी कांस्टेंट रेट से, यानी कि समय के साथ चीज़ें नहीं बदल रही, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर जो समय के साथ है वही है, यहाँ पर जो V1 वही है, H1 भी वही है, U1 भी वही है, सब चीज़ वही है, यानी कि समय के साथ चीज़ें बदल नहीं रही है। चीज़ें बदल रही है पर समय के साथ नहीं बदल रहा, स्पेस के साथ। यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, पर यहाँ जब भी देखो आँख खोलो, आप 1 घंटा बाद देखो, 2 घंटा बाद देखो, चीज़ें नहीं बदल रही है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टडी फ्लो, जो समय के साथ नहीं बदलता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन रहेगा, नाम ही क्वेश्चन का कि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, CSFEE स्टडी फ्लो, ठीक है। तो इसमें जो लगेगा तो सबसे पहले तो भैया कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। सबसे पहले तो अजम्पशन है स्टडी फ्लो है तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे। तो मास कंजर्वेशन मास क्या है भाई, तो जितना एंट्री पे मास इनपुट करेगा उतना ही एग्जिट करेगा, ठीक है। तो मास इनपुट इक्वल टू मास एग्जिट दोनों बराबर होना है, ठीक है। नहीं तो एकमोडेशन होने लगेगा, अंदर जमा होने लगेगा। तो हम ये सब मान के नहीं चलते हैं, हम मान के चलते हैं जितना एनर्जी आ रहा है, जितना मास आ रहा है एक्चुअली उतना मास निकल रहा है। नहीं तो भैया ये पेट इसका फूलता जाएगा, फूल के ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसा के लिए मशीन थोड़ी ना बनाएंगे भाई। एकमोडेशन एक लिमिट तक होगा, उसके बाद तो स्टडी स्टेट में आ ही जाएगा। तो हम मान रहे हैं कि भाई जितना मास आ रहा है उतना मास जा रहा है। दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे हम, तो वो कहता है कि जितना एनर्जी आप इनपुट आ रहा है उतना एनर्जी बाहर निकलेगा। अब इस इक्वेशन को लगाते हैं भाई कि भाई एनर्जी इक्वेशन कैसे लगेगा, ठीक है। तो लगातार शुरू करते हैं। तो ये है आपका एनर्जी इक्वेशंस, ठीक है। कहता है कि भैया जो यहाँ से इनपुट हो रहा है उसके पास एनर्जी क्या है, तो पहले तो इसके पास एक इंटरनल एनर्जी है, तो सबसे पहले हम लिखा U1, ठीक है। कुछ अपना इसका C के कारण इसके पास कुछ वेलोसिटी होगा, C एक्चुअली C से यहाँ पे वेलोसिटी को दिखाया गया है, हीट कैपेसिटी को, हीट कैपेसिटी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हीट ये वेलोसिटी को दिखाया गया, तो कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आएगा। तो काइनेटिक होता है क्या है, तो हाफ ऑफ mv² ये होता है ना। तो यहाँ पे c² होगा, लेकिन हम स्पेसिफिक ले रहे हैं यानी कि यूनिट मास का ले रहे हैं, तो मास कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, तो C1 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है। जो उसके बाद जिस वेलोसिटी से वो आ रहा है, C से आप वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं क्योंकि V तो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ हाइट है, ठीक है, कुछ हाइट पे है तो इसका पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगा जो कि होगा GZ1, ठीक है, ठीक है। mgh होता है, तो मास से तो हम डिवाइड ही कर दे रहे हैं, तो G और H बचा है, तो G और H कितना है हमारा, तो Z1 है, तो G × Z1। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एनर्जी लेके आएगा, वो बर्डन करके आएगा। तो हम लोग कहा कि P1 इसका प्रेशर है और V1 वॉल्यूम को इंटर कर रहा है, तो यहाँ पे भाई बर्डन कितना होगा, तो P1 × V1, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ हीट तुमने दे रहे हो तो वो भी एनर्जी इनपुट ही है, तो वो Q1 को भी यहाँ हम लोगों ने रख दिया है, ठीक है। ये सारा को हमने जोड़ दिया है, ठीक है। दूसरी तरफ एग्जिट क्या होगा भाई, तो भैया U2 कुछ एनर्जी लेके जाएगा, कुछ इंटरनल एनर्जी लेके, कुछ वेलोसिटी जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा C2² 2, ठीक है। कुछ हाइट पे भी जाएगा, निकलेगा, कहाँ से निकाल रहे हो तुम, कितना ऊंचाई पे दिए उसकी एनर्जी, कितना से निकल रहा है उस पर भी जाएगा, उस पर भी दिक्कत आएगा, ठीक है। तो उसके कारण भी जाएगा। उसके बाद हमें यह कुछ प्रेशर पे निकलेगा तो होगा, और कुछ वॉल्यूम निकलेगा किसी प्रेशर पे, तो वहाँ से भी एक एनर्जी निकल रहा है, वो तो P2 × V2 वर्क वाला फॉर्म का एनर्जी, ठीक है। गैस निकल रहा है प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, तो जाहिर सी बात है कुछ वॉल्यूम किस प्रेशर पर निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बर्डन भी होगा। और इसके अलावा सिस्टम कुछ बर्डन करके दे रहा है। देखो यहाँ पे ये मैंने अंदर दे दिया कि इनपुट दे दिया कि बर्डन हम कर रहे हैं, पर यहाँ पे देखो बाहर की ओर मैंने तीर लगा रखा है, ध्यान नहीं दिया। ये बर्डन करके दे रहा है, हीट हम दे रहे हैं और बर्डन करके हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट वर्क है जो हमें सॉफ्ट नच के आ रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हमसे गैस आ रहा है तो कोई ना कोई काम तो उससे करवाएंगे ना हम लोग, तो सॉफ्ट नचवा रहे हैं, तो सॉफ्ट अगर नच रहा है तो एक बर्डन हमें करके वो दे रहा है, तो ये आउटपुट है जिसको हम सॉफ्ट वर्क कह रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा मैंने एनर्जी लिख दिया कि जितना एनर्जी आया है उतना एनर्जी गया है। फिर से अगर आप जानना चाहते हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से मैं समझाता हूँ क्या है भाई। तो इंटरनल एनर्जी आ रहा है जो गैस, उसका इंटरनल एनर्जी आ रहा है, उसका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आ रहा है उसका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आ रहा है उसका जो बर्डन उसको धक्का दे कुछ ना कोई भेज रहा होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम कर रहे हैं, तो एक प्रकार से पूरा फ्लो वर्क होगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, ये वाला फ्लो वर्क।
P1 इंटू V1, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसको धक्का दे के भेज रहा हो तो फ्लो वर्क भी होगा उसके पास, तो उसको भी मैंने लिख लिया P1 V1। और कुछ आपने हीट दिया, वो भी वर्क डन इनपुट है। अब आउटपुट क्या है भाई, निकल कौन कौन रहा है, हीट। तो भैया कुछ इंटरनल एनर्जी लेके कुछ गैस निकलेगा, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा जो गैस निकलेगा, उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, और उस पर कोई वर्क भी करना पड़ेगा आपको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, तो फ्लो वर्क होगा वो, ठीक है। फिर एक उसके अलावा वो सॉफ्ट वर्क भी करके दे रहा है, कोई ना कोई काम करके देगा। गैस आया है तो ऐसे तो थोड़ा ना आप गैस को ला रहे हो अंदर बाहर निकाल रहे हो, ऐसे तो कर नहीं रहे हो, कोई ना कोई वो काम करके दे रहा है, तो ये आपका सॉफ्ट वर्क है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, हमने पढ़ रखा है एंथैल्पी, तो ये जो टर्म्स है इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एंथैल्पी निकल के आएगा, ठीक है। और ये दोनों यूनिट मास के लिए है, तो यूनिट मास का एंथैल्पी को हम h नहीं बल्कि हम लोग स्मॉल h से डिनोट करेंगे। स्मॉल h क्या है, तो एंथैल्पी किसका, तो यूनिट मास का, ठीक है। तो इन दोनों को मैं हटा के क्या लिख दिया मैंने, H1 लिख दिया। इसको मैं जस्ट का छोड़ दिया, इसको जस्ट का छोड़ दिया, ये Q को भी ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पे U और जो P2V2 है इसको भी मैंने क्या लिख दिया भाई, तो यहाँ पे भी H लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। काटने जो छोड़ दिया, पोटेंशियल जो छोड़ दिया, और बर्डन को छोड़ दिया। तो आपका एक इक्वेशन बड़ा सा भारी सा इक्वेशन बन के निकल गया, आ गया है। उस इक्वेशन को देख लीजिए, वो है H1 प्लस C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 प्लस ओमेगा या WC भी कंट्रोल वॉल्यूम का बर्डन, कितना कंट्रोल वॉल्यूम बर्डन करके दे रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग इस इक्वेशन को रटने की कोशिश करते हैं कि भाई जो CFE याद होना चाहिए, नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी जो इधर है उतना एनर्जी इधर होना चाहिए बस, ठीक है। इधर एनर्जी कौन कौन आएगा भाई, तो क्या होगा कि भाई एंथैल्पी ले लेते हैं इधर, ठीक है। एंथैल्पी में दोनों एनर्जी आ जाता है, फ्लो वर्क वाला भी एनर्जी आ जाता है, और साथ ही साथ एनर्जी आ जाता है आपका इंटरनल एनर्जी वाला भी वर्क आ जाता है आपका। तो सीधे सीधे एंथैल्पी ले लेंगे। फिर काइनेटिक एनर्जी दिया है तो वो भी ले लेंगे, पोटेंशियल जिसके पास है तो वो भी ले लेंगे। ये जनरली जीरो ही रहता है, ठीक है। अगर कोई हीट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है हीट दिए हो तो बर्डन करेगा वो, ठीक है। अगर हीट रिजेक्ट कर रहा है तो इसको माइनस में लोगे आप, ठीक है। और उसके बाद भाई दूसरी तरफ क्या लेंगे भाई, तो दूसरी तरफ एग्जिट कर रहा है तो एग्जिट एंथैल्पी जिस एंथैल्पी से करेगा वो एंथैल्पी लेंगे, उसका काइनेटिक एनर्जी लेंगे। जब एग्जिट वाला जो भी चीज़ है दूसरी तरफ ले लेंगे सारा एनर्जी, ठीक है। और कोई काम कर दे रहा तो भाई आउटपुट है वो, तो आउटपुट की तरफ लेंगे। नेगेटिव काम अगर हम कर रहे हैं तो इधर हम लेंगे, माइनस में ले लेंगे, ठीक है। या फिर इधर भी ले सकते हैं हम, कोई दिक्कत भाई इधर लेके जाओ तो वो जाहिर सी बात इधर माइनस में लो, या फिर इधर लेके जाकर प्लस में लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी इनपुट को एक तरफ रखेंगे, एक तरफ आउटपुट के रखेंगे, उस प्रकार से आप काम कर सकते हो। आपका इक्वेशन लग जाएगा, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन CFE काफ़ी ज़्यादा इस पर कोहराम मचा होता है कि क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे लगेगा, लगा के भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। पहले तो समझ लीजिए कि ये क्या है भाई, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है फॉर ओपन सिस्टम वर्किंग ऑन स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो ये भी इक्वेशन और कुछ नहीं, थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ का ही है, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का ही है। जानते हो फर्स्ट लॉ क्या है, तो एनर्जी कंजर्वेशन है और कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, पर ये किसके लिए भाई, तो ओपन सिस्टम के लिए जो कि स्टेडी स्टेट में काम कर रहा है। स्टेडी स्टेट में काम नहीं करेगा तो ये वाला नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत आसान से इक्वेशन लगते भी है, ये तो ज़्यादा आसान है, बर्डन वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो एग्जाम में दे ही देता है, सब कुछ दे देता है कि इतना एंथैल्पी है। एंथैल्पी वाला क्वेश्चन तो और आसान होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों को पता नहीं क्यों इसी में दिक्कत आता रहता है, सिर्फ इसलिए दिक्कत आता है क्योंकि वो बचपन से बर्डन निकालने के लिए थर्मोडायनामिक्स का सीख रखा है उन लोगों ने, ठीक है। एंथैल्पी वगैरह सीखा नहीं है उन लोगों ने। और ये जो ग्रेजुएशन होता है यानी बीटेक होता है उसमें वो लोग पढ़ते लिखते हैं नहीं, ठीक है। अपने से पढ़ते हैं, टीचर जो पढ़ाते नहीं है, तो इस कारण को कुछ पढ़ लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब इस वीडियो को देख लीजिए, अगर आप इसको प्रैक्टिस में ले आए ना, देखोगे भूल जाओगे। प्रैक्टिस में लाने का मतलब है कि भाई जो भी क्वेश्चन है आपके पास, जो भी बुक है, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, गेट ये सी क्वेश्चंस लगाइए। नहीं है तो भैया आपका कोई ना कोई रेफरेंस बुक होगा कॉलेज का, उसको लगाइए, उसके न्यूमेरिकल्स लगाइए, उस पर लगाओगे तो अपने आप 2-4 क्वेश्चन रहते हैं। बच्चा वाला शब्द एक जैसा क्वेश्चन होता है, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। तो स्टडी फ्लो इक्वेशन जो होता है एनर्जी इक्वेशन बहुत ही आसान होता है, ठीक है। मैं इसको लगा के भी दिखाता हूँ कुछ एक प्रोसेस के लिए। जैसे मैं इसी को CFE को अप्लाई करता हूँ वेरियस प्रोसेस और वेरियस डिवाइस के लिए, ठीक है। तो कौन सा डिवाइस है भाई, तो सबसे पहला मैं नोजल के लिए लगाना चाहता हूँ इसको, ठीक है। याद रखना जब एग्जाम में दिया रहेगा नोजल तो सारे चीज़ें डायरेक्ट फॉर्मूला पे इस्तेमाल में लाओगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन से यही सब आता है। नोजल लगा हुआ है तो उस पर आपको लगाना है, तो भाई आसानी से फॉर्मूला पर देख लीजिए कैसे लगता है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट लगाओगे तो दिक्कत होगा। मैंने तो कभी इसको याद नहीं किया, लोग याद भी करते हैं कि नोजल में ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसमें टरबाइन में ये वाला फॉर्मूला लगाता है। अरे जो दिया रहेगा वही लगेगा, बाकी चीज़ें दिया ही नहीं रहेगा। या फिर थोड़ा सा चीज़ आपको याद जो रखना है, जंक्शन से याद रखना है। जैसे नोजल है तो सबसे पहले इसमें जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है। तो स्टेडी फ्लो होता है तो इसमें आप इक्वेशन लग सकता है CFE
रह सकता है ना। इसमें किसी प्रकार का परसेंटेज में चेंज नहीं होता है, किसी प्रकार का बर्डन आप करके नहीं देते उसको, देते हो क्या? अरे नोजल में आप कोई बर्डन होता है क्या? उसमें नोजल कोई भी किसी प्रकार का बर्डन करके आपको नहीं देता है ना, आप उस पर कोई बर्डन करते हो, ठीक है। और किसी प्रकार का हीट एडिशन नोजल में करते हो क्या? खुद सोचो, ठीक है। याद कर, कितना याद करोगे, ठीक है। तो उसमें किसी प्रकार की हीट एडिशन नहीं होता, ना हीट हम देते हैं, ना हीट उसका रिलीज होता है, ठीक है, नोजल में, ठीक है। तो अगर ये सब सारी चीज़ों को हम जीरो कर देते हैं तो बचा क्या भाई? तो इंथैल्पी बचा और काइनेटिक एनर्जी बचा, ठीक है। तो बस काइनेटिक एनर्जी दो ही चीज़ दिया रहेगा, वेलोसिटी दे रहेगा, कितना वेलोसिटी से गया है, इतना वेलोसिटी से निकला है, ठीक है। इतना इंथैल्पी था एंट्री पे और इतना इंथैल्पी था एग्जिट पे, यही आपको दो चीज़ें दिया रहता है, ठीक है। तो भैया एंट्री वाला सारी चीज़ों को जोड़ दो और एग्जिट वाला सारी चीज़ों को जोड़ दो, दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है। ये और चीज़ें तो हो नहीं रहा है, ठीक है। इक्वेशन तो दिख ही रहा है आप लोगों को कि ढेर सारे इक्वेशन है, इक्वेशन में ढेर सारे टर्म्स है, ठीक है। इसमें इक्वेशन में देखिए तो भैया ये आपका जीरो ही होगा, क्योंकि नोजल जो होता है वो एक ही हम मान लेते हैं कि भैया एक ही पे ऊपर फेंक, ऐसे नोजल तो रखते नहीं हो, हम तो जनरली यही मान रहे हैं। और रखोगे भी तो ये जो हाइट होता है बहुत कम होता है नोजल में, ठीक है। तो हम मान रहे हैं किसी प्रकार जेड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, किसी प्रकार हीट एडिशन नहीं हो रहा है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो बस ये वाला टर्म बचा और ये वाला टर्म बचा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ गया भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। नोजल के लिए क्या है भाई? तो H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये बहुत ही ईजी वाला है नोजल वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा टरबाइन, ठीक है। टरबाइन इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी अंतर नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा और नोजल के बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन तो आप लोग पहुँच गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नोजल में क्या होता है कि नोजल इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो C1 से हो रहा है और C2 से एग्जिट हो रहा है। जनरली जो होता है वो C2 जो होता है, जो एग्जिट होता है, नोजल है, उल्टा बना दिया मैंने। नोजल में क्रॉस सेक्शन एरिया बाद में कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे बहुत ही मतलब माइनर वेलोसिटी से तुम डालते हो और बहुत ही हाई स्पीड पे ये निकालता है गैसों को, गैस हो या फ्लूइड हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बहुत ही तेज वेलोसिटी पे निकालता है। तो ये जनरली C2 जो होता है वो बहुत बहुत हाई होता है C1 से, ठीक है। तो कहने का मतलब स्क्वायर कर दोगे तो और ज़्यादा कम जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई ये और ये जो टर्म है उसमें C2 जो है वो बहुत ज़्यादा C1 से, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसको जाके इधर घटाओगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो उधर में लेके जाके घटाते हैं तो इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वो वेलोसिटी को नेगलेक्ट करते हैं। कितना पे जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो जनरली दिया ही रहेगा, ठीक है, दिया ही रहेगा कि भाई इतना वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, तो एंट्री दिया ही नहीं है वो, यानी कि बहुत ही माइन्यूट है, और दिया रहे तो भैया नेगलेक्ट मत कर देना। बात समझ आई? अगर दिया रहे वेलोसिटी तो उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे, भैया दिया हुआ तो इक्वेशन ये वाला लगाओ जो मैंने बता ही रखा है। तो लेकिन अगर नहीं दिया हो तो उसको नेगलेक्ट कर दो और इक्वेशन इसमें बदल जाता है। यहाँ से अगर वेलोसिटी आपको निकालना चाहते हो, ठीक है, ये C2 किस वेलोसिटी से निकलेगा, यानी कि इंथैल्पी आपने दे दिया है कि इतना इंथैल्पी पे गैस को मैं एंट्री दे रहा हूँ और इतना इंथैल्पी पे गैस निकल रहा है, तो किस वेलोसिटी से निकल रहा होगा, तो भैया आप इसको इस प्रकार से कन्वर्ट करके इस प्रकार से निकाल सकते हो। C2 का क्या हो जाएगा भाई? तो √2 इंटू H1 माइनस H2, ठीक है। और डिफ्यूजर है तो डिफ्यूजर में भी भाई, डिफ्यूजर में क्या होता है भाई? तो जस्ट उल्टा हो जाता है। डिफ्यूजर में इधर बड़ा हो जाता है, इधर छोटा हो जाता है, तो उसमें इधर वाला वेलोसिटी इग्नोर कर दोगे, ठीक है। बड़ा वाला एंथैल्पी कौन होगा भाई? तो इसमें भाई H1 वाला था, इसमें क्या बड़ा होगा भाई? भाई बहुत ईजी है, दोनों में इक्वेशन में याद करने की जरूरत है नहीं। जो बड़ा है उसमें जो छोटा, भाई रूट के अंदर जब भी रहेगा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगा, जो बड़ा उसमें छोटा घटाओ, ठीक है, घटा के उसे 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट निकाल दो, सीधे सीधे आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लगाने के लिए याद रखना तो बहुत ही आसान है, याद रखने के लिए पता नहीं लोग बड़ी मेहनत करते रहते हैं, कब डिफ्यूजर होगा कब नोजल होगा। आप कंपेरिजन करो ना भैया, वेलोसिटी बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है आपको एंथैल्पी ज़्यादा एंथैल्पी दिए होंगे तो दूसरी तरफ से निकला होगा तो एंथैल्पी उसका कम होगा, वेलोसिटी उसका बढ़ गया होगा। डिफ्यूजर में क्या होगा भाई? तो डिफ्यूजर में क्या होगा भाई? तो आप उधर एंथैल्पी भी क्या होना है? एंथैल्पी बढ़ेगा उसका, ठीक है। एंथैल्पी यानी H2 बड़ा हो जाएगा, एंथैल्पी बढ़ेगा उसका, एंथैल्पी बढ़ेगा तभी तो वेलोसिटी कमेगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी तो भैया एनर्जी कंजर्व रहना है ना, तो एगो बढ़ेगा तभी ना एगो घटेगा। तो ये दो इक्वेशन डिफ्यूजर और नोजल के लिए बन के आया है, ठीक है। अब जो टरबाइन पे चलते हैं, टरबाइन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए क्योंकि इसमें बर्डन भी होता है। पर सबसे पहले अजम्पशंस ले लेते हैं, क्योंकि अजम्पशन ऐसे भी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके कारण से भी क्वेश्चन भी कई सारे बनते हैं। जैसे सबसे पहले तो स्टेडी फ्लो होता है टरबाइन में, ठीक है। दूसरा, इसमें काइनेटिक में कोई चेंज नहीं होता है और पोटेंशियल में भी कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, ठीक है। काइनेटिक जैसे कि हम लोग नोजल में देखा था, काइनेटिक में चेंज कराते थे, हम लोग डिफ्यूजन में भी देखा था
करंट एनर्जी में चेंज होता है, वेलोसिटी बढ़ता घटता है, पर यहाँ पे टरबाइन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट एनर्जी और पोटेंशियल में किसी प्रकार चेंज नहीं होता और किसी प्रकार का हीट एडिशन भी नहीं होता है। टरबाइन जो होता है वो आपको काम करके देता है। ठीक है, बाकी सब चीज़ होता है। तो इतने सारी चीज़ों को हम लोग जाके इक्वेशन में जीरो कर देते हैं। क्या क्या जीरो करेंगे, मैं तो पहले कहता है करंट एनर्जी जीरो कर दो तो ये जीरो, पोटेंशियल जीरो कर दो ये जीरो, करंट एनर्जी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी जीरो, सब जीरो। ठीक है, किसी प्रकार का हीट एडिशन नहीं हो रहा तो ये जीरो, तो बस बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, अब इसी चीज को लिख लेना है आपको। ठीक है, क्या तो H1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 प्लस WCV। CV मतलब कंट्रोल वॉल्यूम में जो भी कंट्रोल वॉल्यूम वर्क करके आपको दिया है वो। ठीक है, यानी कंट्रोल वॉल्यूम का वर्क यानी कि टरबाइन का वर्क अगर आपको निकालना तो सीधे एंथैल्पी को घटाना है। कितना एंथैल्पी लेके घुसा था, कितना एंथैल्पी लेके निकला। ठीक है, जाहिर सी बात है शुरू में 100 जूल लेके घुसा होगा और निकला होगा 10 जूल लेके निकला होगा ना जी, तभी ना वो काम करेगा 90 जूल का। मैंने बाकी काम करके आपको दे दिया तो आप कुछ ना कुछ एनर्जी कम ही लेके निकलेगा वो। ठीक है, तो कम एनर्जी लेके निकलेगा, बस आपको हाई में से लो घटा देना, आपको बटन निकल के आ जाएगा। तो इतना आसान तो है भैया, इतना बढ़िया, इतना आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि इसको फील करो, चीज़ों को रटोगे तो नहीं काम चलेगा। फील करो, फील करो कि भाई आपको बटन निकालना, एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी निकालना, ये भी एनर्जी है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एंथैल्पी को दिया रहेगा। ठीक है, और आपको निकालना भी एनर्जी ही है। यूनिट दोनों का सेम है, दोनों का यूनिट सेम है तो घटाना ही है। घटाने के बाद भी आपको चेंज दिक्कत नहीं लेना है, भाई जो बड़ा है उसमें छोटा वाला घटा देना है, बटन निकल के आ जाएगा। भाई इतना एंथैल्पी लेके गया था, इतना एंथैल्पी लेके निकला, तो बाकी कहाँ गया भाई, तो बाकी बटन में गया। तो आप क्वेश्चन को समझिए, फॉर्मूला पर बिल्कुल बेस्ट मत रहिए, उसको फील कीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, और फील करके उस सब चीज़ों को लगाइए। ठीक है, इतना एनर्जी लेके गया, इतना एनर्जी निकला, तो भैया इतना का काम किया। सेम जैसे डिफ्यूजर में था, भाई डिफ्यूजर में क्या बोलेगा भाई कि इतना एनर्जी लेके गया था, इतना एनर्जी लेके निकला, तो भाई काइनेटिक एनर्जी कितना है या वेलोसिटी कितना है। तो भाई वेलोसिटी पूछ रहा है ना वो, ध्यान है, वेलोसिटी पूछ रहा है, यूनिट उसका बदल रहा है, यानी कि आपको रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सीधे घटाने जोड़ने से नहीं होगा। लेकिन भाई इतना एनर्जी लेके गया, बाकी इतना एनर्जी लेके गया था, मान लेते कुछ एनर्जी लेके गया था, H1 लेके गया था और H2 लेके निकला। हमने देखा कि भैया ये 100 लेके गया था, 100 जूल लेके, और बस 10 जूल लेके निकला है, तो यानी कि जाहिर सी बात है बाकी का बाकी, भाई नोजल है तो जाहिर सी बात है उसमें करंट एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी से निकलेगा तो करंट बाकी सब कहाँ गया, करंट एनर्जी में गया है। तो करंट एनर्जी होता गया भाई, तो C2 का स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 90। यहाँ से C2 निकाल लो अपने आप, फॉर्मूला याद करोगे या फिर ऐसे भी निकाल लो आप। तो फॉर्मूला कितना याद करते रहोगे भाई, एनर्जी जितना घटेगा वही तो बदलना है तो बदलेगा वो, एनर्जी बदलेगा। जैसे यहाँ पे काम करके दिया वो, ठीक है, और काम करके नहीं देना है तो भैया वो वेलोसिटी बदलना तो वेलोसिटी बदलेगा वही। अब इसी प्रकार से कंप्रेसर में भी सेम इक्वेशन लगा सकते हो। यहाँ पे काम करके दिया है, वहाँ पे क्या होगा भाई, तो आप वहाँ पे एंथैल्पी एक्स्ट्रा ले भाई उसका देना पड़ेगा एंथैल्पी, तब जाके वो वर्क इनपुट आपको कितना करना पड़ेगा। ये देखो ये करना है तो कहना है कि भाई कंप्रेसर है, अगर आपका कंप्रेसर है तो यहाँ पे हीट कुछ उसके पास कुछ एंथैल्पी लेके निकला होगा, दिया होगा और कुछ लेके निकला होगा। वो जाहिर सी बात है जो लेके निकलेगा वो ज़्यादा लेके निकल रहा होगा, तो ज़्यादा अपने आप बढ़ा नहीं होगा। जाहिर सी बात तुमने उससे काम करके दिया होगा एनर्जी, तुमने एनर्जी जो दिया वो बर्डन के फॉर्म में दिया, कितना देना पड़ेगा, तो जितना एक्स्ट्रा एंथैल्पी लेके निकल रहा है वो तुम ही ना दियोगे, तो बस घटा दो उसको, H2 माइनस H1 कर दीजिए, तो आपका वर्क इनपुट निकल के आ जाएगा कंट्रोल वॉल्यूम में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। ठीक है, बस आप ध्यान लगाइए कि क्या करना, उसको समझने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, एक और डिवाइस है उसको भी लगे हाथ देख ही लेते हैं, वो है थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस बहुत सारे होते हैं, जैसे होता है कैपिलरी ट्यूब होता है, ठीक है, पार्शियली ओपन वाल्व होता है जो थोड़ा सा खोल के तुमने छोड़ दिया, फ्लो थ्रू अ स्मॉल, ये ऑरिफिस जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया, जो बहुत छोटा सा एरिया नहीं होता है, जो जिसके बारे में आप पढ़े होगे, किसमें तो फ्लूइड में पढ़े होगे ऑरिफिस के बारे में। तो ये जो स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसको ऑरिफिस कहते हैं, उससे जो होगा वो भी थ्रोटलिंग डिवाइस होता है। ठीक है, और पोरस प्लग जो होता है वो सबको हम थ्रोटलिंग डिवाइस कहते हैं। और जितने भी थ्रोटलिंग डिवाइस है उसमें कुछ अजम्पशन लेते हैं, जैसे उसको हम मानते हैं कि स्टडी फ्लो हो रहा है, किसी प्रकार का करंट एनर्जी में या फिर पोटेंशियल में किसी प्रकार चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का हम बर्डन नहीं करके दे रहे हैं या वो हमको करके नहीं दे रहा है, और किसी प्रकार का हीट एडिशन भी नहीं हो रहा है। जितने भी थ्रोटलिंग डिवाइस है, ठीक है, वहाँ पर लिखा जा सकता है कैपिलरी ट्यूब हो सकता है, या फिर वो पार्शियली ओपन वाल्व हो सकता है, या फिर वो ऑरिफिस हो सकता है, या फिर वो पोरस प्लग हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, या फिर कोई थ्रोटलिंग डिवाइस ही लिखा रहे, तो ये सारे अजम्पशंस वैलिड हैं। अब एजेंशन लिख के तो देगा नहीं, एजेंशन आपको खुद से मानना पड़ेगा,
कुछ और भी ज्ञान देख लीजिए इसमें, क्योंकि ये पूछा भी जाता है ये के एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वगैरह में। क्या भाई, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर वहाँ पे थ्रोटलिंग डिवाइस है तो वो क्या क्या कर रहा होगा, क्या क्या हम मान सकते हैं उसको। तो जनरली हम उसको आइसोइंथैल्पी प्रोसेस मानते हैं, ठीक है। आइसोइंथैल्पी यानी कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस मानते हैं। कहते हैं कि इसमें भाई इंथैल्पी जो है वो बदल नहीं रहा होता है, ठीक है। जैसे यही वाला इक्वेशन कहाँ से आया भाई, कांस्टेंट इंथैल्पी वाला, तो इक्वेशन लगा लो, ये सारा चीज़ें लगा लो, ठीक है। इक्वेशन में लगाओ, मैं जो इक्वेशन मैंने बताया था आप लोगों को, इसमें मैं लगाओ, किसी प्रकार का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार प्रेशर में चेंज हो रहा है, किसी प्रकार का हीट तुम नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार का चेंज, भाई इंथैल्पी तो है, सॉरी इंथैल्पी की तो बात हम कर ही नहीं रहे हैं। किसी प्रकार का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो किसी प्रकार प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का बर्डन नहीं हो रहा है, तो ये जो होगा वो इसके बराबर होगा। तो कितना अच्छा है, इसमें तो बहुत ही आसान हो गया कि कोई भी अगर थ्रोटलिंग डिवाइस है तो उसमें इंथैल्पी में बदलाव होता ही नहीं है। तो H1 बराबर होगा H2 के, तो कितना अच्छा बात है भाई। तो एक चीज़ हमें समझ में आया कि जितने भी थ्रोटलिंग डिवाइस हैं वो आइसोइंथैल्पिक होते हैं, यानी किसी प्रकार का इंथैल्पी में उसमें चेंज नहीं होता है। अगर बीच में कोई थ्रोटलिंग डिवाइस लगा हुआ है तो भाई इंथैल्पी जो इस छोर पे होगा वही दूसरे छोर पे भी होगा, किसी प्रकार का एनर्जी उसमें चेंज नहीं होगा। दूसरी बात ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको ध्यान रखना है। थ्रोटलिंग डिवाइस लग गया तो इंथैल्पी में तो बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोसेस इरिवर्सिबल है। अगर उल्टा तुम भेजोगे तो सेम इंथैल्पी पे जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्रोसेस को अगर रिवर्स करोगे तो ये पूरी तरह से इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें किसी प्रकार का हीट एडिशन नहीं होता है, यानी कि ये एडियाबैटिक होता है, ठीक है। ये एडियाबैटिक भी बोल सकते हैं, यानी कि एडियाबैटिक आइसोइंथैल्पिक प्रोसेस है ये, ठीक है। लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं होता है, ठीक है। एंट्रोपी जनरेशन इसमें होगा, ठीक है। ग्राफ बनाते वक्त ये बात ध्यान रखना, एंथैल्पी तो सेम रहेगा पर एंट्रोपी सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरा है कि भाई इसमें किसी प्रकार का बर्डन नहीं होता है थ्रोटलिंग डिवाइस में। तो ये सारे जंक्शन याद रखना, ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना था, जानना था इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रोटलिंग डिवाइस, ठीक है। इसमें मैंने कुछ और भी चीज़ें नोट डाउन किया था जो मैंने एक्स्ट्रा बाद में ऐड किया इसमें, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा तो उसको ऐड कर दिया। जैसे स्टीम का प्रकार थ्रोटलिंग डिवाइस लगा हुआ है और प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भैया जो भी होगा वो घटेगा। टेम्परेचर के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है थ्रोटलिंग में और घट भी सकता है। एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट रहते हुए भी टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, पर प्रेशर तो है वो घटेगा ही घटेगा, ठीक है। इसके अलावा एंट्रोपी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ड्राइनेस फ्रैक्शन, ये सब सारी चीज़ें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये सब कहाँ से आएगा भाई, तो भाई RSC पढ़ना है, पावर प्लांट पढ़ना है, वहाँ पे मैं आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा, कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। ये थर्मोडायनामिक्स सब में इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक्स मैंने IC ने पहले ही पढ़ा रखा है, RSC पढ़ा रखा है, ठीक है। आपको मुझे फ्लूइड पढ़ाना है और ये HMT पढ़ाना है, HMT वगैरह में हम लोग जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा पावर प्लांट भी पढ़ाना है, तो उसको पावर प्लांट को भी मैं पढ़ाऊंगा। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके एक एक चीज़ इस पर अपलोड होगा। थोड़ा सा खिचड़ी जरूर पकड़ा है, क्योंकि भाई सारी चीज़ें पढ़ाना है तो ढेर सारे वीडियो तो बन ही जाएंगे, ठीक है। आप भी क्लास करते हो तो भाई 365 दिन क्लास करते हो, 4-4 घंटे का 6-6 घंटे का क्लास करते हो, ठीक है। अब 6-6 घंटे का क्लास 365 दिन को मैं बनाऊंगा, 365 × 6 इतने वीडियो बनेंगे तो घुचपुच तो लगेगा ही, आपको खोजना तो पड़ेगा ही कौन सा वीडियो कब देखना है, कैसे ज़्यादा सीक्वेंस हमको देखते जाना है, एक एक टारगेटेड करके हमको एक एक कोर्स लेना है, ठीक है। एक चैप्टर खत्म हुआ फिर 10 चैप्टर शुरू करना है, बोर हो गए तो भाई एक साथ दूसरे भी शुरू कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी करना है, क्वेश्चन भी देखना है, क्वेश्चन ही बनाना है, कुछ नहीं बनता है तो पूछना भी है, ठीक है, भेजना है मुझे। ये सब सारी चीज़ें करोगे तो ना सारा चीज़ पूरा कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, और एक अच्छे लेवल पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ा के निकल गया, ऐसा नहीं, बात नहीं है। तो चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और भी हैं, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो भी आपको इंटरनल में चेंज के लिए फॉर्मूला था, ये इंथैल्पी में चेंज के लिए फॉर्मूला मैं ड्राइव कर चुका हूँ, लेकिन कभी कभी बात आता है इंथैल्पी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम इसी से ज़बरदस्ती का डेफिनेशन बनाते हैं। जैसे डी इक्वल टू क्या होता है, तो mCv/dt होता है, ठीक है। अब हम लोग मान रहे हैं, देखो ऐसा मान रहे हैं कि टेम्परेचर जब 0 होगा उस वक्त ये जो इंटरनल जो होगा वो 0 होगा, ऐसा मान रहे हैं। क्या होगा, टेम्परेचर 0 केल्विन टेम्परेचर एग्जिस्ट करा पाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। एब्सोल्यूट 0 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा अजम्पशन है कि 0 टेम्परेचर पे किसी भी सबस्टांस का पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो किसी प्रकार का मोशन उसके पास नहीं बचेगा, उसका पूरी का पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ऐसा हमारा अजम्पशन है। और मैं U इसका एनर्जी मान रहा हूँ T टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन में हम डालेंगे U = 0 = mCv/T - 0, तो यहाँ से निकल के आएगा U = mCv/T,
ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। जाहिर सी बात है ये इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया है वो अज्यूम्ड है, क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है इसमें कि भैया क्या कि 0 केल्विन पे जो इंटरनल एनर्जी होगा वो 0 होगा। ठीक है, ऐसा हमने अजम्पशन लिया तब जाके ये फॉर्मूला आया। तो हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर एनर्जी निकालना है इंटरनल एनर्जी तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अजम्पशन ध्यान रखिएगा कि 0 केल्विन पे जो टेम्परेचर पे आपका इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 है। ठीक है, दूसरा आपका भाई इंथैल्पी वाला, इंथैल्पी वाला फॉर्मूला होता है mCp/dT। ठीक है, तो इसमें भी मान रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी किसी प्रकार का उसके पास एनर्जी नहीं है, किसी प्रकार का इंथैल्पी नहीं है। ठीक है, और T टेम्परेचर पर उसका इंथैल्पी H है, तो H - 0 इक्वल टू mCp/T - 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको H निकल के आएगा mCp/T। ठीक है, यहाँ पे भी अगर स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक के लिए H स्मॉल h इक्वल टू Cp/T। ठीक है, यहाँ पे अगर आप स्मॉल की भी बात करें तो U जो निकल के आएगा स्मॉल u इक्वल टू आएगा Cv/T। ठीक है, तो ये कहीं कहीं पे जगहों पे इस्तेमाल में आएगा ये फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन ये अजम्पशन हमको ध्यान रखना है कि भैया हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी 0 है और इंथैल्पी भी किसी सिस्टम का या किसी भी मटेरियल का, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी फ्लूइड का 0 है। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये कोई नोजल है या फिर डिफ्यूजर, कुछ भी है, जो भी है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी जाहिर सी बात है डिफ्यूजर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि भाई यहाँ पे एंट्री पे प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल है, जो ये आपका टेम्परेचर है वो 500 केल्विन है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी के साथ इनपुट हो रहा है गैस वो 150 मीटर पर सेकेंड पे है, और यहाँ पर निकलता है वो निकलने वाला टेम्परेचर 510 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि एग्जिट पर भाई वेलोसिटी कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो हमने कहा कि भाई डिफ्यूजर रहे या फिर ये रहे, कुछ भी रहे, या नोजल रहे, भाई यहाँ पे जो होगा, जो एनर्जी होगा वो यहाँ पे एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे एनर्जी कौन कौन होगा, तो एक तो इंथैल्पी क्या होगा H1, और दूसरा यहाँ पे वेलोसिटी होगा C1, ठीक है, C1² 2। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट पे भाई इंथैल्पी कितना है तो H2 है, और यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है तो C2 है, तो C2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सब जगह वैल्यू रखना है। तो कहा इंथैल्पी तो सर दिया ही नहीं, तो अभी मैंने बताया था कि इंथैल्पी जो होता है, ठीक है, वो Cp/T के बराबर आ जाता है। ठीक है, हम ऐसा ले लेते हैं, काम चल जाता है, क्योंकि ऐसे भी डिफरेंस ही होने वाला है, यहाँ से इसका डिफरेंस हो जाएगा ना, तो वो तो चीज़ें कट ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इस अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे Cp आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था कि एयर का Cp जो एयर है, यहाँ पे एयर है तो एयर का Cp कितना होता है तो 1.005 होता है। तो Cp मैंने लिया, Cp/T मैंने किया, 500T है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी दे ही रखा है 150, तो 150 का उसका 2 कर दिया, पर यहाँ पे किलो में काम चल रहा है, या किलो जूल होता है एनर्जी Cp जो होता है। ठीक है, तो इसको भी किलो में बदलना है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड है, तो इसको किलो में बदलने के लिए, किलो जूल में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जूल में निकल के आएगा, जूल पर केजी में, तो ये किलो जूल पर केजी में आंसर लाने के लिए इसको हमको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H2 भी उसी प्रकार से निकलेगा, टेम्परेचर दे ही दिया है, और गैस तो भैया एयर ही है, तो 1.005 कर देंगे। ठीक है, और इसको टेम्परेचर हमने दे दिया है, C2 हमको निकालना है, और यहाँ पे हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो वेलोसिटी निकले वो मीटर पर सेकेंड में ही निकले। यहाँ से सोल्व करना कैलकुलेटर से, और निकल के आ जाएगा आपका वेलोसिटी 48.98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। सेम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। सेम क्वेश्चन, नोजल दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 800 केल्विन है, वेलोसिटी जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे जो अंदर यहाँ पे हमको किसी प्रकार का बर्डन ये कर करके दे भी रहा है, ये भी हम मान रहे हैं, या फिर मान लो कि ये आपको किसी प्रकार का हीट रिजेक्शन भी कर रहा है सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये अजम्पशन मैंने आइडियल अजम्पशन लिया है कि भाई अगर नोजल रहेगा तो किसी प्रकार का हीट रिजेक्शन नहीं होगा, हीट एडिशन नहीं होगा, लेकिन हम लोग करने को तो कर ही नहीं सकते, ज़बरदस्ती को गर्म करें। ठीक है, ये ज़बरदस्ती कहाँ पे बर्फ़ लगा के उससे हीट निकालें। ठीक है, चारों तरफ से भाई बर्फ़ मैंने लगा रखा है, तो वो निकालने को तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पे हीट रिजेक्शन भी हो रहा है 25 किलो जूल का। ठीक है, हीट रिजेक्शन हो रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है 650 केल्विन का टेम्परेचर है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो एग्जिट पे वेलोसिटी होगा वो कितना होगा। इस क्वेश्चन को खुद से वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कीजिए, और फिर मुझे बताइए। हाँ, मेंशन ये है कि यहाँ पे जो दे रखा है ये पर यूनिट मास के लिए, यानी किलोवाट पर केजी है। 1 केजी को हम इतना एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, जितना मास है पर केजी, सारा कुछ जो फॉर्मूला में लगाते हैं वो पर केजी के लिए लगाते हैं, तो ये किलो जूल पर केजी है, और पर सेकेंड में किलोवाट में दे रखा है ना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो ये क्यू को देखते हैं कि जो क्यू दे रखा है,
ठीक है। ये क्यू का यानी कि एनर्जी फ्लो दे रखा है, किलोवाट में दे रखा है ना, यानी कि यूनिट टाइम में जितना एनर्जी गया है वो दे रखा है, जितना हीट गया है उससे, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो मास इनटू हीट, मास फ्लो इनटू हीट, ठीक है। मास फ्लो भाई ये प्रोडक्ट फ्लो ले रहे हो तो भाई हम मास के टर्म में ले रहे हैं कि भाई यूनिट मास कितना एनर्जी लिया है, ठीक है। यानी कि क्यू अगर निकालना चाहते हो तो मास से हम डिवाइड करना पड़ेगा, यूनिट मास के लिए निकालना पड़ता है तो Q बाई एम, ये है Q यानी यूनिट टाइम में कितना हीट दिए या लिए, और नीचे है भाई मास, ठीक है, यूनिट टाइम में मास। तो यूनिट टाइम देखो, टाइम तो यूनिट कट ही गया है, तो ये आ गया है आपको क्या भाई, ये भी पर सेकंड है ना, ये भी पर सेकंड है तो कट ही जाएगा, ठीक है। ये आपका किलो जूल पर सेकंड है, ये आपका किलो जूल, ये क्या है भाई, तो ये केजी पर सेकंड और ये किलो जूल पर केजी है, ठीक है। ये क्या है, किलो जूल पर केजी है Q, तब ना मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ठीक है। तो Q निकल के आ गया आपका, ठीक है, Q निकल के आ गया तो क्या हमको Q, ये जो कैपिटल Q उसको हम M से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा पर सेकंड तो कट ही गया, और निकल के आ गया है आपका क्या भाई, तो किलो जूल पर केजी में निकल के आ गया है, ठीक है। अब उसको हम इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि भाई यूनिट सबका सेम हो गया है, ठीक है। ये H1 निकालना है, H1 मैंने बताया आपको कि Cp इंटू टी कर दीजिए आप, तो Cp कितना है, तो 1.00 है, उसको हमने 800 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 800 यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। C1 कितना है, तो ये आपका 50 है, 50 तो 50/2 का 50 का स्क्वायर बाय 2 कर दिया हम लोगों ने, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। तो ये जूल में आंसर आएगा, तो जूल को हम लोगों ने क्या किया भाई, जूल पर केजी में आएगा, तो किलो जूल पर केजी में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो भाई तो Q है, Q है हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो माइनस से मैंने -25 कर रखा है, ठीक है, 25 दिया तो -25 कर रखा है इसको मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, तो आउटपुट में यहाँ पे इंथैल्पी लेना पड़ेगा, इंथैल्पी कितना है, तो इंथैल्पी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1.05 Cp इंटू टी करना पड़ेगा, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना 650 से मल्टीप्लाई कर दिया, C2/2, C2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू 10⁻³ यहाँ से हम C2 का निकाल सकते हैं, C2 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा भाई, तो 503.98 मीटर पर सेकेंड, ये निकल के आएगा आपको। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, एक नोजल है, नोजल आपको दिख रहा होगा ये वाला, यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो 400 किलो पास्कल है, टेम्परेचर जो है वो 900 केल्विन है, और यहाँ पे जो गैस जा रहा है वो बहुत ही कम वेलोसिटी से जा रहा है, लगभग 0 के वेलोसिटी जा रहा है, बहुत ही कम वेलोसिटी है उसका, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जिट हो रहा है वो 100 किलो पास्कल के प्रेशर पे हो रहा है, तो आपको बताना क्या है, जो एग्जिट होगा उसका वेलोसिटी गैस का क्या होगा, C2 निकालना है आपको। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको निकालने की चेष्टा करें। देखो इसके पहले जितने भी क्वेश्चन था उस सभी में टेम्परेचर दे रखा था, यहाँ पे प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर दिया तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है, तो काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, काम चलाना पड़ेगा। तो कैसे काम चलेगा भाई, तो ये कैसा प्रोसेस है भाई, तो इसको एडियाबैटिक प्रोसेस हम मान सकते हैं कि इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता है, मैंने बता रखा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमें टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए, T2/T1 इक्वल टू P2/P1 टू पावर Γ-1 बाई गामा, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ से T2 निकल के आ जाएगा, T2 निकालिए, यहाँ से T2 निकल के आ गया हमारा 605.66 केल्विन, ठीक है। अब जब T2 निकल गया तो फिर से हम इक्वेशन लगाएंगे। शुरुआत में तो कोई भाई वेलोसिटी लगभग नेग्लिजिबल है, तो H1 इक्वल टू H2 प्लस C2 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये हम लोगों ने लगाया है नोजल के लिए इक्वेशन। सब जगह वैल्यू पुट कीजिए, H1 निकालना है तो आपको Cp इंटू टी करना है। Cp कितना है भाई, तो Cp आपका जो एयर का होता है वो होता है 1.005, मैंने कई बार बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना है, तो बस 900 है, तो 900 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना है, तो 1.005 तो Cp है ही, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो गया, तो टेम्परेचर हमने निकाल के लाया है इतना, तो उसको रख दीजिए, रख दीजिए। यहाँ से आपका C2 निकल के आ जाएगा, C2 निकल के आपका इतना आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है, चाहे गेट को, EAC को, या किसी भी आपका बोर्ड एग्जाम का हो या कॉलेज के एग्जाम का हो, ठीक है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट सोशल नेटवर्क की साइट पे आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं अपने वीडियो, या फिर जो भी फोटो है जो भी है उसको क्लिक करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया। और एंथैल्पी का एक लास्ट डेफिनेशन में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। एंथैल्पी को तो मैंने समझा ही रखा, पर फिर भी लास्टली मैं एंथैल्पी को डिफाइन कर देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप एंथैल्पी को समझ लीजिए, ठीक है, कि एंथैल्पी क्या है।
क्योंकि अब इसका इस्तेमाल हो चुका। वहाँ पर मैंने समझाया था कि मूलर ने भाई एक टर्म देखा U + PV, इसी को उन्होंने क्या कह दिया, एंथैल्पी कह दिया। पर यहाँ पे एंथैल्पी का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है एंथैल्पी? तो कहता है एंथैल्पी कैन बी अंडरस्टूड एज द कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड टू कैरी एनर्जी विथ इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द फ्लूइड एंटर्स और एग्जिट द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, तो एंथैल्पी को हम ऐसा एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं जिसको फ्लूइड लेके जाता है, किसी कंट्रोल वॉल्यूम में लेके जाता है, जबकि हम उसके काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यानी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जिस एनर्जी को लेके कोई सिस्टम में कोई गैस कोई फ्लूइड इंटर करता है, उसी को हम उसकी एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ आई कि भाई कोई भी कंट्रोल वॉल्यूम में कोई गैस इंटर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा जो एनर्जी है उसके पास, उसको हम उसकी एंथैल्पी कहते हैं। जिसमें कौन कौन एनर्जी हो सकती है भाई? तो उसमें उसकी इंटरनल एनर्जी हो सकती है, और जो उसका पर फ्लो वर्क हुआ है, यानी कि बाहर वाले गैस ने उस पर जो वर्क डन किया है वो उसके पास रहेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की एनर्जी जो होता है उसी का सम जो होता है उसी को हम एंथैल्पी कहते हैं। कितना एंथैल्पी लेके गैस कंट्रोल सिस्टम में इनपुट हुआ है, अंदर घुसा है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो बड़ा हो गया कि काफ़ी चीज़ मैंने देखा, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी मैंने कराया, इसलिए वीडियो तो बड़ा होना ही है। ठीक है, तो समय निकाल के एकदम समय पे बैठ के बढ़िया से इस वीडियो को देखिए। एक बार नहीं कि समझ में आया तो दोबारा देखिए, और फिर भी कोई दिक्कत आता है तो मुझे आप लिख भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, या आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का लिंक, ये ईमेल आईडी दिया होगा, या फिर डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट का मेरा प्रोफाइल का आईडी दिया होगा, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, चैनल को बेल आइकन को जो है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं, तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आता है तो पर्सनलाइज भी कर सकते हो नोटिफिकेशन को आप लोग। ठीक है, क्योंकि हर तरह का वीडियो अपलोड होता है, तो अगर इंजीनियरिंग का ही वीडियो अपलोड हो तो वही आप तक पहुँचे, तो उसके लिए पर्सनलाइज आप नोटिफिकेशन को कर सकते हो। ठीक है, और लोगों के साथ इसको शेयर तो जरूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे, हो सकता है आप लोग बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे होगे, बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो घर बैठ के तैयारी करते हैं। उन सब तक इस चीज़ों को पहुंचाइए, इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि वो देखे, पढ़े और पढ़ के कुछ करें। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।